वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पर्वत निर्माण का जोली महोदय का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटा सिद्धांत। जोली महोदय ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में किया था। इनका सिद्धांत कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे तापीय चक्र सिद्धांत, पृथ्वी के धरातल का इतिहास आदि। जोली महोदय ने पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया। उनके अनुसार महाद्वीपीय भाग हैं वो हल्के पदार्थ के बने हैं, जिनका घनत्व 2.67 है। महासागरों की तली का निर्माण है वो भारी पदार्थों से हुआ है और उनका घनत्व वो 3.00 है। इस तरह जो क्रस्ट है वो सियाल और अधस्तर सीमा का, ये क्रस्ट है वो सियाल का बना हुआ है और अधस्तर सीमा का बना हुआ है। सियाल का विस्तार है वो महासागरों की तली के नीचे प्रायः नहीं पाया जाता है। ये इनके जो जोली महोदय थे, इनके अभिग्रहित थे एक तरह से। इन्होंने इनको अपने जो सिद्धांत है उसका आधार माना है, इनके आधार पर अपना सिद्धांत दिया है। फिर इन्होंने पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया बताई है, उस प्रक्रिया में इनका जो मुख्य जो बात है उनकी वो की है कि ऊष्मा का सृजन है वो रेडियो सक्रिय पदार्थों से होता है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की चट्टानें हैं, आंतरिक चट्टानें, उनमें रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं और उनके विघटन से और उनके वियोजन से ऊष्मा है वो निरंतर निकलती रहती है। और इन पदार्थों का वितरण है वो पृथ्वी में सब जगह समान नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा। महाद्वीपीय भाग हैं उनमें रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ अधिक पाए जाते हैं और महासागर की तली के नीचे इनकी कमी है। महाद्वीपों के ऊपरी भाग से विकिरण है, उसके द्वारा विकिरण के द्वारा जो रेडियो सक्रिय पदार्थों से ताप उत्पन्न होता है, उस ताप का ह्रास हो जाता है और जो ऊष्मा है वो संचित नहीं हो पाती है। जोली महोदय ने गणितीय परिकलन के आधार पर बताया था कि सियाल परत के निचले भाग में तापमान 1050 डिग्री सेंटीग्रेड है। सीमा है वो सीमा में ऊष्मा का संचालन नहीं हो पाता विकिरण के द्वारा और चालन के द्वारा, तो इस वजह से सीमा में ताप है वो संचित होता रहता है और गहराई में जाने पर ताप में प्रवणता में वृद्धि होती जाती है। ताप वृद्धि से अधस्तर है वो पिघल जाता है, उसका तापमान इतना अधिक हो जाता है कि वो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और वो पिघल जाती है। सीमा की निचली परत है उससे ऊपरी भाग में ताप का चालन नहीं हो पाता और बेसाल्ट का गलनांक 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि अधः स्तर के ऊपर बेसाल्ट का वास्तविक तापमान 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब ये तापमान बढ़कर 1050 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो बेसाल्ट अपने गलनांक पर आ जाती है और फिर भी वह ठोस अवस्था में रहती है। अब यदि गलन की गुप्त ऊष्मा है उसको वो प्रदान की जाए तो वो अधः स्तर पिघल जाएगा। जोली महोदय ने गणितीय परिकलन के आधार पर बताया है कि उपर्युक्त ऊष्मा की प्राप्ति तथा संचयन के लिए 3.3 से लेकर 5.6 करोड़ वर्ष का समय आवश्यक होता है। इतना लंबा समय इस ऊष्मा के लिए, उस ऊष्मा की प्राप्ति और संचयन के लिए आवश्यक होता है। इस अवधि में जब अधः स्तर पिघल जाता है तो पृथ्वी की संरचना में निम्न अवस्थाएं आती हैं, मुख्य रूप से दो, एक तो सागरीय अतिक्रमण काल और एक सागरीय निवर्तन काल। सागरीय अतिक्रमण काल हम देखते हैं पहले, पीरियड ऑफ ट्रांग्रेशनल सी। सर्वप्रथम अधः स्तर के पिघलने से, सीमा में विस्तार होने से ग्लोब के व्यास में विस्तार होता है। महाद्वीपीय खंड है वो पृथ्वी के केंद्र से ऊपर उठ जाते हैं। पिघलने के कारण सीमा का घनत्व वो कम हो जाता है, जिस कारण सियाल के जो ऊपरी हल्के भाग हैं वो उसमें डूबने लगते हैं। महाद्वीपीय खंड के सीमा में डूबने के कारण महासागरीय जल का महाद्वीपीय किनारे पर अतिक्रमण होने लगता है। इससे जलमग्न जो महाद्वीपीय भाग हैं उस पर तलछटीय निक्षेप होने लगता है
और इस तरह भूसन्नति का निर्माण होता है। महासागरीय तली में तनाव की स्थिति पैदा हो जाने से फिर उसमें दरारों का निर्माण हो जाता है और इससे सागरीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये था जोली महोदय की जो संकल्पना है रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, उसका सागरीय अतिक्रमण काल अवस्था। अब दूसरी सागरीय निवर्तन का काल, पीरियड ऑफ रिग्रेशनल सी। अधः स्तर के पिघल जाने पर महाद्वीपीय भाग है वो उस पर तैरने लगता है और ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों में पश्चिमी दिशा में प्रवाह होने लगता है। उसके फलस्वरूप अधः स्तर का ताप है वो घटने लगता है और जिस कारण अधः स्तर जो कि पहले तरल हो गया था वो अब पुनः ठोस होने लगता है और इस क्रिया के कारण उसका घनत्व बढ़ जाता है और बढ़कर पहले जैसा हो जाता है और ग्लोब की परिधि और व्यास में जो पहले वृद्धि हो गई थी वो अब पुनः उसमें कमी आने लगती है और फिर महाद्वीप है वो पुनः पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंच जाते हैं। महाद्वीप अब ऊपर उठने लगते हैं और जिस कारण तरल अवस्था के समय महाद्वीपीय भाग पर व्याप्त सागर का निवर्तन रिट्रीट होने लगता है। महाद्वीपीय भाग है वो वापस पीछे की तरफ जाने लगता है। सागरीय तली उसमें संकुचन होता है। इस तरह से दो सिकुड़ते हुए महासागरीय पेटे हैं, उनके बीच महाद्वीपीय भाग के किनारे पर दोनों ओर से दबाव पड़ता है और जिस कारण उस पर निक्षेपित जो तलछट था वो तलछट है उसमें वलन पड़ जाते हैं और वलन पड़ जाने से पर्वतों का निर्माण होता है। अधः स्तर के ठोस होते समय गति ऊर्ध्वाधर होती है और जिस कारण पर्वत है वो ऊपर उठ जाते हैं। तो ये था जोली महोदय का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कुछ अभिग्रहित लिए थे और रेडियो सक्रिय पदार्थों से उन्होंने ऊष्मा का सृजन बताया। उन्होंने दो मुख्य अवस्थाएं बताई कि किस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है, जिसमें पहली सागरीय अतिक्रमण काल जिसके अंत में भूसन्नति का निर्माण होता है और फिर सागरीय निवर्तन काल जिसकी जो अंत में पर्वतों के निर्माण के रूप में हमारे सामने आता है। फिर इस जो सिद्धांत है इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। जोली महोदय के सिद्धांत के विषय में कहा जाता है कि इनका विचार है एक सुविस्तृत स्थलाकृति की कहानी है, न कि एक सिद्धांत है। कुछ लोगों ने सिद्धांत की श्रेणी में ही नहीं रखा है। इस सिद्धांत में जो दोष पाए गए वो हम देखते हैं। पहला, यह रेडियो सक्रिय पदार्थों के ऐसे तथ्यों पर आधारित है जिनके विषय में पर्याप्त ज्ञान अभी हमें नहीं है। दूसरा, इस सिद्धांत के आधार पर दो पर्वत निर्माण कालों के मध्य अवधि है वो समान होनी चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में देखें तो दो पर्वत निर्माण कालों के मध्य अवधि है वो बराबर नहीं, कम ज़्यादा है। तीसरा है, महाद्वीपों के दोनों किनारों पर पर्वत होने चाहिए, परंतु सब जगह ऐसा नहीं पाया जाता। कुछ महाद्वीपों के किनारे हैं जहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, परंतु दोनों किनारों पर पर्वत नहीं है। और जबकि जोली का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत है वो पूरी तरह से सत्य होता तो महाद्वीपों के दोनों किनारों पर पर्वत पाए जाते। फिर यह जो सिद्धांत है वो भूसन्नति के विषय में भी कुछ भ्रामक विवरण प्रस्तुत करता है। और अगली आलोचना है कि गणितीय नियमों के आधार पर जेफ्रीज ने बताया था कि अधः स्तर एक बार पिघलकर पुनः ठोस नहीं हो सकता, जबकि जोली महोदय ने अपनी जो दो अवस्थाएं बताई उन दो अवस्थाओं में एक अवस्था में सागरीय अतिक्रमण काल में अधः स्तर को पिघला दिया और जो सागरीय निवर्तन काल है उसमें बताया कि उसमें अधः स्तर पिघला हुआ है वो वापस ठोस बन जाता है। जबकि जेफ्रीज महोदय ने गणितीय परिकलनों के आधार पर इसका खंडन किया है कि एक बार अगर अधः स्तर पिघल कर द्रव अवस्था में आ गया तो वो वापस ठोस नहीं बन सकता। तो इस तरह से ये कुछ जोली महोदय के रेडियो एक्टिवता सिद्धांत की आलोचनाएं थी।